दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी हम 10+2 ट्वेल्थ का सीबीएसई का सिलेबस देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस 2021-22 के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम आपका दो टर्म्स में होना है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है इसी के अकॉर्डिंग करनी है, टर्म 1 और टर्म 2 के अकॉर्डिंग। तो बुक्स भी आपको उस अकॉर्डिंगली चाहिए, आपको टर्म 1 की बुक्स और टर्म 2 की। तो कुछ एक बुक्स की लिस्ट हमने प्रिपेयर की है, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सिलेबस। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे यूनिट वाइज जो है मार्क्स कितने एलोकेट किए गए हैं, हर एक यूनिट के कितने कितने मार्क्स हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है आपका वो है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के लिए हमारे पास 10 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो मार्क्स जो है हमारे अलग से मेंशन नहीं किए गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो 23 मार्क्स, तो 23 मार्क्स जो है कहाँ तक हैं ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 5 तक है। तो फर्स्ट 5 यूनिट मिलाकर हमारे पास 23 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट हो जाता है। तो यूनिट नंबर 6 से हमारा ये स्टार्ट हो गया। तो यूनिट नंबर 6 से लेकर और यूनिट नंबर 11 तक, नहीं, यूनिट नंबर 6 से लेकर और ये है यूनिट नंबर 9 तक। तो यूनिट नंबर 9 तक हमारे 19 मार्क्स हैं। 23 पहले है, 19 अब हो गए, तो टोटल हो गए 42 मार्क्स। उसके बाद यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं हम। यूनिट नंबर 10 से, ठीक है। यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट किया हमने, और ये देखिए 28 मार्क्स जो आ रहे हैं लास्ट में, ये कहाँ तक आ रहे हैं, ये लास्ट तक ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सब्जेक्ट एलोकेशन है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। देखिए 23 और 19 हो गया, ये 42, और 42 और 28 ये हमारा 70 मार्क्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे हमारे सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही चैप्टर्स हैं। तो अब हम डिटेल सिलेबस स्टडी कर लेते हैं कि सिलेबस किस तरह का है आपका। तो वीडियो तो वैसे बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि टाइम आपका कम से कम लगे इसमें, और आपको सब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम देने की ट्राई करेंगे इसमें। तो पहला जो यूनिट है वो है सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये जो है मटेरियल साइंस टाइप का यूनिट रहता है, ठीक है। इसमें आपके पास सबसे पहले आया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, ठीक है। बाइंडिंग फोर्सेस के बेसिस पे हम सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद है मोलिकुलर, देन आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग के नाम है, जैसे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आयनिक में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से मेटेलिक बॉन्ड्स भी होते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे इनको नाम ही रख दिया इन्होंने मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। तो जैसा जैसा बॉन्ड वैसा वैसा सॉलिड। उसके बाद एमोर्फस और क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो रेगुलर होगा तो क्रिस्टलाइन, इरेगुलर होगा तो एमोर्फस, ठीक है। तो इसमें दो वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। उसके बाद है एलिमेंट्री आइडिया, ठीक है। ये सिर्फ इनका एलिमेंट्री आइडिया आपको देना होता है। यूनिट सेल क्या होता है, ये डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उसके अंदर कुछ एक डेफिनेशन है कि हमारी यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल, ठीक है, एंड 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में यूनिट सेल कैसा है। उसके बाद लैटिसेस, ठीक है। अच्छा, यूनिट सेल तो उतना ही था आपका, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में लैटिसेस होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। जो यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी छोटी सी एक डेरिवेशन रहती है इसमें। उसके बाद पैकिंग, जैसे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर वगैरह रहता है इसमें, तो पैकिंग इन सॉलिड्स, ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर रहेगा। देन पैकिंग एफिशिएंसी, ये आ ही गया इसमें। देन वॉइड्स, वॉइड्स मतलब बीच में खाली जगह है जो, उसको वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। वॉइड नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक आपको पता ही है क्यूब की शेप क्या होती है, इसकी सारी डायमेंशन सेम हो,
ठीक है, जैसे अगर ए है डायमेंशंस तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब होगा। तो यूनिट सेल को हम यहाँ पर रिज्यूम करें कि हमारा जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल है। देन डिफेक्ट्स आ जाते हैं हमारे, डिफरेंट टाइप्स के जो डिफेक्ट्स होते हैं सॉलिड्स में, पॉइंट डिफेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट्स। तो वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके यहाँ पर सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, जैसे पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट, वॉल्यूम डिफेक्ट, बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट मेंशन किया है, तो आप बाकी तो छोड़ ही देंगे। देन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉलिड्स की, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद नीचे देखिए आप क्या है, बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, ठीक है, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स। तो ये वही वैलेंस बैंड वगैरह आता है इसमें, ठीक है, ये आप सेमीकंडक्टर्स में पढ़ते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, जैसे फिजिक्स में भी था ये वैलेंस बैंड, ठीक है। देन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर जो मैं कह रहा था वही आ गया, एंड इंसुलेटर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये हम अपना फिजिक्स में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। बैंड्स के बेसिस पे इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है, एन और पी भी पढ़ा था वहां पर हमने, एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो आप फिजिक्स में लास्ट यूनिट में ये सब कुछ है सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, ठीक है। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 आ गया। उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड है। अब सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, तो आपके पास 3 टर्म्स रहती है, सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बन जाता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप के होंगे, वो सब चीजें इस चैप्टर में हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले आएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले ही आ गया, ठीक है। देन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, सॉरी कंट्रैक्शन, ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है, सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है, कंसंट्रेशन, सॉरी, ठीक है, कंट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए सॉलिड का लिक्विड के अंदर जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे हम चीनी घोल रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सॉलिड का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन हो गया। देन सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अब गैस को हम डाल रहे हैं किसमें, लिक्विड के अंदर, वो कितनी सोल्यूबल होगी, ठीक है। देन आता है सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देन आता है हमारे पास रॉनट्स लॉ, ठीक है, कि ये लॉ है, इससे रिलेटेड सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड लॉ रहता है ये हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, इसके बाद रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी रहता है आपका पास इसमें, जब भी मतलब ये सॉल्यूशन बनाते हैं तो इस टाइप के फिनोमिना रहते हैं, ठीक है, जैसे वेपर प्रेशर डाउन हो गया या फिर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो गया है, बढ़ गया, ठीक है। देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, डिप्रेशन गिर गया। देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मासेस। देन यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये जितना भी हमारे पास यूनिट है, यूनिट नंबर 2, ये हमारा बेसिकली सॉल्यूशन से रिलेटेड है। हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसके दौरान क्या क्या होगा, क्या क्या फिनोमेना होंगे, वो सब हमने इसमें पढ़ना है सेकंड यूनिट में। अब आए थे हम थर्ड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट में हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो फिजिक्स में हमने जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास सबसे पहले ही आ जाता है, देखिए रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस। उसके बाद ईएमएफ, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। अब सेल की बात आती है तो सेल कौन सा है, बैटरी वाला सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काम जो है सेल के अंदर होता है, जो हमारा सेल जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। तो वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है पूरा का पूरा। देन आते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोड रहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड तो रहेंगे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हम पढ़ के आए हैं फिजिक्स में, ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। देन अब ये फिर यहाँ पर नर्न्स इक्वेशन आ गई है, नर्न्स इक्वेशन, ठीक है, नर्न्स इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस टू
ठीक है, एक इक्वेशन का पता होना चाहिए और इसके जो एप्लीकेशन है कहाँ पर, केमिकल सेल। ठीक है, केमिकल सेल जो हमारा बैटरी वाला सेल है। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी। अब ये गिब्स एनर्जी कहाँ से आती है, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, गिब्स एनर्जी हमारी थर्मोडायनेमिक्स है, नर्स इक्वेशन भी थर्मोडायनेमिक्स में होती है। ठीक है, गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ तो आपकी आई इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, फिजिक्स वाली, और ये आई हमारी थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, अब दोनों का आपस में क्या एप्लीकेशन कहाँ पर आ रही है, सेल में आ रही है। ठीक है, और इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो इस तरह से इसको समझना है। देन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस भी हम पढ़ के आए फिजिक्स में। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है और कंडक्टेंस होती है। कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डूबे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्पेसिफिक एंड मोलर, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब दो तरह की कंडक्टिविटी आ गई, इनका पता होना चाहिए, इनमें क्या डिफरेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है और मोलर कंडक्टिविटी क्या है। देन वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी का चेंज किसके साथ, विद कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन बदल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तो कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद फिर एक लॉ आ गया इससे रिलेटेड ये, ठीक है, कोलाज, ये लॉ आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस एंड, ठीक है, उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ। ठीक है, फिर लॉ आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, एलिमेंट्री आइडिया उन्होंने लिख दिया यहाँ पर, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ड्राई सेल। ठीक है, ड्राई सेल क्या होता है, सूखा वाला सेल। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो वैसे काम नहीं करेगा जैसे हमारा पुराने जो सेल रहते हैं बैटरी वाले। ठीक है, उसको तो आप तोड़ोगे तो इलेक्ट्रोलाइट मिल जाता है। अब ड्राई सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक है, ये सेल्स के टाइप आ गए, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ठीक है, लेड, ठीक है, लेड, लेड का यूज क्या है इसके अंदर, लेड एक्यूमुलेटर। देन फ्यूल सेल, ठीक है, फ्यूल सेल ये गाड़ियों में यूज होता है फ्यूल सेल। और कोरोजन, ठीक है, अब कोरोजन देखिए कहाँ से आ गया इसमें, कोरोजन क्या होता है, रस्ट होता है, जो जंग लग जाता है वो है कोरोजन। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन है, रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर ले आई है। तो ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी। अब है हमारे पास यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक्स जो है हमारा वो मोशन से रिलेटेड रहता है, जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल में हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है उसमें काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले रहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो टाइम का फैक्टर आ गया कि रिएक्शन हमारा फास्ट होगा, स्लो होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो काइनेटिक्स का यहाँ पर जो मीनिंग है वो हमारा टाइम के साथ आ गया। ठीक है, वैसे काइनेटिक मोशन के साथ रिलेटेड रहता है, लेकिन यहाँ पर मोशन किस चीज का है, मोशन है हमारा रिएक्शन का, तो रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। देन एवरेज एंड, तो एवरेज क्या है इसमें, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और इंस्टेंटेनियस क्या है। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग यह है कि एकदम जो होता है। ठीक है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर आ गए, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सब आ गए हमारे पास फैक्टर्स। देन ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी, ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ये क्या होती है। ठीक है, देन रेट लॉ, यहां से जनरेट हो गया रेट लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म में हम इन सब फैक्टर्स को कंबाइन करके एक रेट लॉ बना लेते हैं। एंड देन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो एक ही कांस्टेंट भी जनरेट कर लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने हटा के एक कांस्टेंट डाल दिया बीच में। उसके बाद आ गया इंटीग्रेटेड रेट,
तो इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइंड रेट इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा था, तो हाफ लाइफ वहां से आ गया ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो हाफ लाइफ आपने जो हाफ लाइफ की डेरिवेशन वगैरह या एक्सप्रेशन जो भी करने हैं वो सिर्फ हमारा ऑर्डर देखना है हमारा जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा ऑर्डर्स का भी आइडिया होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन। ठीक है, कोलिजन क्या होता है, टकराव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर किस चीज का टकराव हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन। ठीक है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का मतलब पार्टिकल्स का टकराव। थ्योरी, अब किस चीज की थ्योरी है, एलिमेंट्री आइडिया, कोलिजन थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका भी एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल। ठीक है, मैथमेटिकल नहीं करना आपको, सिर्फ एक एलिमेंट्री आइडिया इसका लेना है कोलिजन थ्योरी का। देन आता है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी तभी रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर एक फिर साइंटिस्ट आ गया है, तो इस साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन दी थी। ठीक है, ये लास्ट में हमारे पास एक आ गया इसमें। तो ये यूनिट कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है हमारी, सरफेस के ऊपर जो भी रिएक्शंस रहते हैं उससे रिलेटेड रहती है। अब किस चीज की सरफेस रहेगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी सरफेस है, जैसे मान लो ओस है, तो ओस शीशे के ऊपर लग गई। हम्म, शीशे के ऊपर ओस की बूंदें होती हैं, तो शीशा क्या है, शीशे की सरफेस के ऊपर जो भी काम हो रहा है वो सब सरफेस केमिस्ट्री में आता है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, सबसे पहला है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, दो तरह का रहता है, एक एब्जॉर्प्शन और दूसरा एड्सॉर्प्शन। ठीक है, बी और डी का सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारे पास दो तरह के ये फिनोमिना हैं जो हमारे इससे रिलेटेड है, एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड, एक पीएचवाई और दूसरा केम। ठीक है, पीएचवाई फिजिस, फिजिस, तो फिजिक्स और केमिस। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, देन ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये दो तरह के फिनोमिना हो गए। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और एड्सॉर्प्शन किसका, गैसेस का, किसके ऊपर, ऑन सॉलिड्स। ठीक है, अगर सॉलिड्स के ऊपर हमने गैसेस का एड्सॉर्प्शन कराना है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद है कैटालिसिस। तो कैटलिस्ट तो आपको पता है क्या होता है, कैटालिसिस किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है, तो यहाँ पर कैटालिसिस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस होता है एक सा, हेट्रोजीनियस होता है एक सा ना हो। ठीक है, तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, इसके टाइप्स आ गए। देन एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो जो सॉलिड कैटलिस्ट है उनकी एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एंजाइम। ठीक है, एंजाइम कैटलिसिस। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप की कैटलिसिस जिसमें हम एंजाइम यूज करेंगे एज कैटलिस्ट। उसके बाद आता है हमारे पास कोलोइडल, कोलोइडल स्टेट, कोलोइडल स्टेट, तो कोलिजन से आया कोलोइडल स्टेट। देन आ गया हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैसे हम अलग अलग करेंगे किस चीज को, ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस को अलग अलग कैसे करेंगे उनको। ठीक है, देन आते हैं हमारे पास कोलॉइड्स। ठीक है, कोलॉइड्स क्या है, ट्रू सॉल्यूशंस क्या है, और तीसरा है हमारे पास सस्पेंशन। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, डिफरेंशिएट अमंग सॉल्यूशन, देन कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास सस्पेंशंस तो क्या होते हैं, सस्पेंशंस हमारे पास जो जितनी भी दवाइयां हैं हमारी वो सस्पेंशन की फॉर्म में आती हैं। ठीक है, तो कोलॉइडल हमारे जैसे दूध है, दूध वगैरह ये सब चीजें क्या है, कोलॉइडल्स है। और सोल्यूशन आपको पता ही है कि कम्प्लीटली आपको कुछ भी पता ना चले। ठीक है, अलग अलग सब चीजें मिक्स हो गई। ठीक है, तो वो क्या है, सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूट पूरा पूरा
सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो गया तो सोल्यूशन बन गया, ठीक है। और सस्पेंशन आपको मैं एग्जांपल बहुत अच्छा एक और देता हूँ कि पानी के अंदर आप रेत डाल दो तो रेत नीचे बैठ जाती है, तो वो एक हमारा सस्पेंशन है, ठीक है। अब दूध वगैरह है, जो ऑयल्स है, ये सब क्या है, कोलोइडल्स है। उसके बाद आए थे हमारे पास कहाँ थे हम, मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर। तो मोलिक्यूल तो है, मल्टी मतलब बहुत सा, मैक्रो मतलब बड़े वाला, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। तो आगे ये किसके टाइप्स हैं, ये क्लोइड्स के टाइप्स। तो दो तरह के टाइप्स हो गए क्लोइड्स के। उसके बाद आ गया प्रॉपर्टीज, किस चीज की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोइड्स, ठीक है। अभी क्लोइड्स के बारे में चल रहा है सब कुछ। देन ये एक इफेक्ट आ गया, ट्रिप्टल इफेक्ट। देन हमारे पास ब्राउनियन, ठीक है। तो ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट के बारे में रहता है, एक पर्टिकुलर टाइप की मूवमेंट रहती है अंदर पार्टिकल्स की। तो उसके बाद हमारे पास आता है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रो से रिलेटेड आ गया। देन कोगुलेशन, देन इमल्शंस, टाइप्स ऑफ इमल्शंस। तो ये सब के सब जो है क्या है, ये हमारा मिक्सिंग टाइप का रहता है सिस्टम। इमल्शंस भी होते हैं, ठीक है। इमल्शंस, इमल्सीफायर्स। तो ऊपर जो हमने बात की थी वो तो हमारी कुछ और तरह की। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सोलवेंट, सोल्यूट, सॉल्यूशन, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री में आ गई सब के सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास जो यूनिट है वो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स को हमने एक दूसरे से अलग करना है, ठीक है। एक दूसरे से अलग कैसा है, तो उसके लिए कौन कौन से हम जनरल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अलग करते हैं। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम अलग कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन से अलग कर सकते हैं, रिडक्शन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम अलग कर सकते हैं, और लास्ट में है रिफाइनिंग कर सकते हैं हम। तो अब इन चीज़ों का फ़ायदा कहाँ पर है, इन चीज़ों का फ़ायदा है मेटलर्जी में। देखिए आपको पता है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे मेटल्स ही मान लो, तो मेटल जो ज़मीन से निकलते हैं तो वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब उनको प्योरेस्ट फॉर्म में हमने लाना है, तो प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस करनी पड़ेगी। तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जितनी भी हैं वो केमिस्ट्री पर बेस रहती हैं। तो इसमें ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहती है, बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, चाहे वो हमारी रिफाइनिंग है, ठीक है, चाहे वो हमारे प्योरेस्ट फॉर्म में हम लेके आते हैं उसको। तो ये उस चीज से रिलेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ से ब्लॉक का काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में है क्या, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ मैं एक बार ये बता दूंगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट का मीनिंग क्या है, उनकी बाकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब चीज़ें उसमें रहेंगी। तो जैसे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट में है नाइट्रोजन, तो मैंने ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था, नाइट्रोजन, देन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ठीक है। हर एक चीज जो भी एलिमेंट होगा उसका ये प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूज आपको स्टडी करना है। तो पी ब्लॉक में हमारे पास जैसे नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन आगे जो कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट में मीनिंग ये है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो मेजर एलिमेंट हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का सब कुछ यहाँ पर हमें स्टडी करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो ये हमारा ग्रुप 15 था, अब ग्रुप 16 में आते हैं। तो ग्रुप 16 में हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट, तो ऊपर था हमारे पास ये पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, यूनिट। तो इसके अंदर जो सब टाइप्स हैं, चैप्टर्स मान लो, तो ग्रुप 15, अब ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 में हमारे पास
तो ग्रुप 15 में तो हमने एक नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लिया। अब ग्रुप 16 में भी हम ऐसा ही एक एग्जांपल लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे यहाँ पर, जैसे ये लिखा हुआ है ना डाई ऑक्सीजन, ठीक है। डाई ऑक्सीजन मतलब दो, डाई मतलब दो, ठीक है। ओजोन की बात करेंगे, ओजोन का क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन से रिलेटेड सब कुछ है, जैसे सल्फर है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सल्फर का काम आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, देन सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आ गई इसमें। अब ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 में हम देखेंगे कि इस टाइप का एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। वहां पर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन्स इस टाइप का रहेगा, देन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, इस टाइप के रहेंगे इसमें ग्रुप 17 में। देन यूजेस ऑफ क्लोरीन आ गया यहाँ पर, क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये ग्रुप हमारा 17 है। तो यहाँ पर क्लोरीन आ गया। उसके बाद आते हैं ग्रुप 18। अब ग्रुप 18 में देखते हैं एलिमेंट कौन सा है। तो जर्नल इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपने स्टडी करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं। देन occurrence, occurrence trends, then physical and chemical properties uses। तो ग्रुप 18 में एग्जांपल ले लिया गया, ठीक है। 17 तक एग्जांपल ले लिए गए थे। देन अब नेक्स्ट यूनिट में आते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट में हमारे पास क्या आता है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वहां पर हमारा ऊपर कौन सा था, पी था। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये था हमारे पास ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक के बाद हमारे पास डी और एफ की बारी आएगी। तो डी और एफ जो है हमारा, हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पॉलीमर्स आ गए, तो नीचे आ गए हम। ये है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक में भी हम एक एक एग्जांपल लेके काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सी आर, ये है हमारे पास पूरा पूरा कंपाउंड बन गया, CR2 क्रोमियम हो गया, O7 ऑक्सीजन, ठीक है। और K2 था हमारे पास, तो पोटेशियम। देन KMnO4, ये तो पता ही है आपको, KMnO4 क्या होता है, लाल दवाई। देन पोटेशियम परमैंगनेट। इसी तरह से हमारे पास ये लेथनॉइड्स हैं। देन हमारे पास एक्टिनॉइड्स हैं। तो ये डी और एफ के हो गए सबके सब। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कंपाउंड का आइडिया होना चाहिए कंपाउंड होता क्या है पहले तो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, ये क्या लिगेंड्स हैं। देन हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, क्योंकि बेसिक जो इनके पीछे थ्योरी है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर की है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का पता होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई, कलर हो गया, मैग्नेटिक आ गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। देन शेप आ गई, ठीक है। IUPAC पता ही है आपको, नेमिंग करते हैं हम। IUPAC का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके बेसिस पे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं हम इनका। तो नोमेनक्लेचर कर देंगे इनका, किस किस का करेंगे, मोनोकुलर है कोऑर्डिनेशन, मोनोकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से मोनो मतलब वन। देन बॉन्डिंग क्या होती है, किस टाइप की रहती है इसमें, वार्नर्स, वार्नर्स को साइंटिस्ट का नाम आ गया, वार्नर्स ने थ्योरी दी थी। तो उसके बाद ये BBT एंड CFT, ये दो तरह का वो सिस्टम रह गया। देन हमारे पास स्ट्रक्चर क्या रहता है इसमें, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोमिज्म, तो ये जो है इंपॉर्टेंस आ गई। इंपॉर्टेंस किसकी आ गई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर इनकी जरूरत है, कहाँ यूज करेंगे हम इनका। तो ये सब इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो नंबर से स्टार्ट हुए और कैसे बने, आगे टाइप वगैरह आपको सब करना पड़ेगा स्टडीज में। अब है हमारे पास हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो दो तरह की चीजें आ गई।
तो सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन से पहले आपको एल्केन का पता होना चाहिए कि एल्केन क्या चीज है। ठीक है, हेलो एल्केन, तो उसके बाद अब उनका नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर क्या है, नेचर क्या है, देखिए यहाँ पर जो सी और एक्स कार्बन तो होगा ही होगा। ठीक है, आगे क्या लगेगा, एक्स क्या है। ठीक है, बॉन्ड में एक्स क्या है, सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, सी तो कार्बन तो लगना ही है। फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। देन इनकी ऑप्टिकल। ठीक है, तो ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, इनके ऑप्टिकल रोटेशन। देन मैकेनिज्म्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बारी आती है। कई तरह के रिएक्शन है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इसी तरह से एक रिएक्शन रहता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इनकी मैकेनिज्म क्या रहेगी, हेलो एल्केन्स की। उसके बाद हम आते हैं दूसरा इसमें, तो हेलो एल्केन में अब आते हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, तो एरीन्स पहले आपको पता होना चाहिए, हेलो फिर लगा दो उसमें हेलो एरीन्स। तो नेचर ऑफ यहाँ पर भी जो बॉन्डिंग है आपकी सी एक्स बॉन्डिंग। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पर ये पता होना चाहिए। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी है सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद इनका डायरेक्टिव। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज जो है। ठीक है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन। ठीक है, हेलो का मतलब हेलोजन इन मोली इन मोनो इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली। ठीक है, आपको मतलब रिस्ट्रिक्शन दे दी यहाँ पर, सिर्फ आपने एक वाला करना है, डबल वाला नहीं करना या उससे बड़े वाला नहीं करना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के लिए करना है सिर्फ आपको। उसके बाद यूजेस आ गया। यूजेस तो आसान रहते हैं, कहाँ कहाँ पर इनको यूज करना है। ठीक है, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ। ठीक है, तो एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, अब किस किस चीज का है देखो। डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन के यूज क्या है और इसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है, देन ट्राइक्लोरोमीथेन, पहले डाइक्लोरो फिर ट्राइक्लोरो, फिर आ गया टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन। देन आयोडोफॉर्म है ये, इसमें फ्रियोन्स। ठीक है, फ्रियोन्स ये सब रेफ्रिजरेंट है, फ्रियोन तो रेफ्रिजरेंट है। डीडीटी आपको पता ही है क्या होती है। ठीक है, डीडीटी ये रहती थी हमारी मच्छर मार दवाई दवाई टाइप का रहता था। ठीक है, तो इनके एनवायरनमेंट के ऊपर तो बहुत गंदा इफेक्ट करता है डीडीटी वगैरह का। ठीक है, जो फ्रियोन्स हैं ये क्या है, फ्रियोन गैसेस जो हमारे एसी में या फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है उसको हम फ्रियोन है वो हमारा। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीजें हैं अब इन्होंने नाम दे दिए आपको, तो इनका आपको यूज करना है, पढ़ना है, और इनका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या बैड इफेक्ट है वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो इजी चीजें रहती हैं, रटने वाला काम है आपका। उसके बाद आते हैं हम एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स, फिनोल्स और इथर्स, तो ये तीन तरह की चीजें हैं। अब एल्कोहल ग्रुप, ठीक है, सब में कार्बन तो है ही है। ठीक है, लेकिन पीछे क्या लगेगा वो आपको याद रखना होगा। तो एल्कोहल का आइडिया है ही आपको, तो शराब जो होती है वो अल्कोहल है आपका, ये स्पिरिट है वो अल्कोहल है। ठीक है, तो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर सबसे पहले। ठीक है, जैसे आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह रहती है, तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाएंगे कैसे अल्कोहल को, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों आपको देखनी है अल्कोहल्स की। ऑफ प्राइमरी, अब अल्कोहल के आगे टाइप्स हैं जैसे, तो प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स की आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ प्राइमरी की करनी है, उसके आगे वालों की नहीं करनी है। ठीक है, देन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन किस चीज की करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, अल्कोहल्स, तो इसके आइडेंटिफिकेशन करनी है। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे कर लेंगे, अब तीन तरह के अल्कोहल आपको बता दिए गए हैं। देन मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कैसे होगी इनकी। ठीक है, उसके मैकेनिज्म पढ़नी है आपको, एक रिएक्शन होगा इसका। ठीक है, देन यूजेस क्या है अल्कोहल के, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस। ठीक है, स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल। मेथनॉल का बेसिकली क्या यूज है, एंड इथेनॉल, इन दोनों का मेन यूज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो आपकी शराब रहती है वो एथेनॉल रहती है। ठीक है, मेथनॉल तो जहर बन जाता है।
मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हम फिनोल्स पे। तो फिनोल्स का सेम काम अब फिनोल्स में भी करना है जो काम हमने अल्कोहल में किया। देखिए नोमेनक्लेचर हो गया सबसे पहले, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें भी आ गई आपकी। देन यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, ठीक है, फिनोल जो है एसिडिक नेचर क्यों होता है वो सब देखना पड़ेगा हमें। देन यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, वहां पर जो रिएक्शन था वो अलग तरह का था, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस है। देन यूजेस ऑफ फिनोल, ये फिर कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद ईथर्स आते हैं। ईथर्स में भी आपको सबसे पहले नोमेनक्लेचर ही पढ़ना है, देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाओगे कैसे इसको, ठीक है, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, यूजेस, इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है, इतना ही है इसमें, तो इजी कर दिया इसने। देन नेक्स्ट यूनिट आते हैं हम, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, ये सब के सब तीन के तीन, तीन तीन का इन्होंने तिकड़ी बना रखी है हर एक यूनिट में। तो यहाँ भी तीन चीजें आपको पढ़नी है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनमें सब में ग्रुप है, ठीक है, सी तो लगा ही होगा, सब कार्बन से जुड़े हुए चीजें हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स, ठीक है, एंड कीटोन्स, तो पहला दे दिया इसने, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इकट्ठे पढ़ लेंगे हम। तो इनका नोमेनक्लेचर है, ठीक है, नोमेनक्लेचर के बाद नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ कार्ब, ठीक है, नेचर हो गया, ग्रुप्स, जो आपका कार्बन है, ठीक है, उसका जो ग्रुप है उसका नेचर बताना है। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाएंगे कैसे इसको, ठीक है। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देखिए सब में एक ही चीज आ रही है और थोड़ा सा इसमें आप भूल जाओगे किसकी क्या है। देन मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, अब मैकेनिज्म यहाँ पर जो रिएक्शन है वो आपको ये वाले करने हैं, न्यूक्लियोफिलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, मैंने बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन आपने करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिएक्टिविटी, इनकी रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा, ठीक है, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स, देन यूजेस, ठीक है। तो ये आपका दोनों हो गए, एल्डिहाइड और कीटोन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप पहले याद कर लो, उसका नोमेनक्लेचर याद कर लो, ये सब रहेगा पहले, फिर एसिडिक नेचर इसका भी, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी भी, यूजेस हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद एमाइंस की बात आती है। एमाइंस, तो एमाइंस में हमारे पास अमीनो एसिड्स तो आपने सुने ही है। तो एमाइंस, हाँ जी, एमाइंस में हम फिर नोमेनक्लेचर आ गया, देन क्लासिफिकेशन, ठीक है, एमाइंस को कैसे क्लासिफाई करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है एमाइन का, देन मेथड क्या है इसको बनाने के लिए, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है ही है। हाँ, यूजेस लास्ट में आ ही जाएंगे, ये यूजेस हो गया। देखिए अलग से क्या है, आइडेंटिफिकेशन, देखिए कई चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन है, कईयों की नहीं है। अब आइडेंटिफिकेशन किसकी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। अल्कोहल के केस में भी आया था ये चीज़, तो एमाइंस के केस में भी यही है। देन तो ये कुछ सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह है, इसकी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो केमिकल, ठीक है, रिएक्शंस आ गए इसके। देन इम्पोर्टेंस क्या है इन सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही चल रही है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज क्या है। देन यूनिट नंबर 14 पर पहुंच गए हम। तो यूनिट नंबर 14 में हमारे पास क्या आ गया, बायोमोलिक्यूल्स। अब है बायोमोलिक्यूल्स, देखो, तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ रहेगा इसमें, बायो, ठीक है। तो आजकल बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी जुड़ गई है। तो अभी हम देखते हैं कार्बो, ठीक है, कार्बो है तो कार्बो, कार्बन होगा। उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये तो पता ही है आपको कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, लेकिन हम तोड़ के इसको स्टडी कर रहे थे, कार्बन है हाइड्रोजन है, तो कार्बोहाइड्रेट्स केमिस्ट्री के उसमें इसको स्टडी करो, तो कार्बन तो है ही, हाइड्रोजन भी है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो पता ही आपको कार्बोहाइड्रेट्स का यूज क्या है, बहुत इजी चीज है, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, ये है आपकी क्लासिफिकेशन, इस तरह से आपको इसने दे ही दिया क्लासिफाई कैसे करना है, इसमें दो सिंपल फॉर्म में आपको क्लासिफाई कर लेना है। देन उसके बाद ये ग्लूकोज वगैरह ही रहता है,
ठीक है, फ्रक्टोज है, ये सब अब यहाँ पर केमिस्ट्री के उसमें चलना है, इसके इनके केमिकल फॉर्मूले वगैरह आपको देखने पड़ेंगे सारे के सारे, बायोलॉजी वाला नहीं है यहाँ पर, केमिस्ट्री पे। देन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा फ्रक्टोज, इन सब का, ये सब का दिया हुआ है कि किस किस का आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझो कि कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री में घुस जाना है हमको, ठीक है। सेल्यूलोज, मतलब इनके केमिकल फॉर्मूले क्या हैं, पहले बात तो। और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके एप्लीकेशन, यूजेस, ठीक है, कुछ एक रिएक्शंस, वो सब करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता ही है, कार्ब जो हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स भी पता है हमें, पनीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ये तो पता ही हमें। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ केमिस्ट्री देखनी है, प्रोटीन की केमिस्ट्री क्या है। तो एलिमेंट्री आइडिया, ठीक है, किस चीज का, ठीक है, अमीनो एसिड्स, देखिए आ गए ना, अमाइंस था वहां पर, यहाँ अमीनो एसिड्स आ गए, ठीक है। देन एक बॉन्ड आ गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, ये इसके अंदर पाया जाएगा। देन हमारे पास प्रोटीन्स आ गया। देन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको प्रोटीन का, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर, एंड क्वार्टरी भी है इसमें। तो चार तरह के स्ट्रक्चर आपको करने हैं इसमें, सिर्फ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं करना, ठीक है। तो डिवीजन कैसा है स्ट्रक्चर्स का, डीनेचुरेशन, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, किसका, प्रोटीन का, डीनेचुरेशन। देन एंजाइम में आ गए हम, ठीक है, सब चीजें सुनी हुई है, हार्मोन्स भी सुने हुए हैं, सब बायोलॉजी में सुने हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। एलिमेंट्री आइडिया, ठीक है, ज्यादा नहीं, डेप्थ में नहीं जाना। विटामिन के बारे में, देन क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, लेकिन सब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना है। अभी भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। तो अब न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, डीएनए, आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए तो आपने फिल्मों में बहुत सुना होगा, ठीक है, डीएनए मैच करना चाहिए। देन 15th, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या है, अब जो पॉलीथीन समझ लो, पीवीसी समझ लो, ये सब क्या है, पॉलीमर्स ही तो है, ठीक है। पूरी की पूरी चेन रहेगी प्लास्टिक्स की, जितना प्लास्टिक सब पॉलीमर है। देन क्लासिफाई कैसे करेंगे, नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है, दो तरह के, सिंपल क्लासिफिकेशन कर दी, नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर। देन मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमर बनते हैं जिस प्रोसेस, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन सी पॉलीमराइजेशन के टाइप दे दिए, एडिशन हो सकता है, ठीक है, कंडेंसेशन हो सकती है, ठीक है, जुड़ेंगे तो सही मॉलिक्यूल, पूरी की पूरी लंबी लंबी चेन बनेगी, तो लेकिन प्रोसेस क्या रहेगी जुड़ने की, एडिशन से या कंडेंसेशन से, ठीक है। कोपोलीमराइजेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए। देन सम इम्पोर्टेंट, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स, ठीक है, यहाँ से आपका एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट होता है। नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, लाइक यहाँ पर एग्जांपल दे देगा आपको। तो ये पॉलीथीन मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, नाइलॉन है, ये सब क्या है, पॉलीमर्स है। पॉलीस्टीर्स, पॉलिस्टर भी आपने सुना है, बेकेलाइट सुना है, रबड़ भी हमारा यही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलीमर होता है ना, जैसे पॉलीथीन है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है एनवायरनमेंट के लिए। तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आज का कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें एनवायरनमेंट जरूर घुसेगा, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इतनी पढ़ ली केमिस्ट्री, लेकिन उसका यूज क्या हुआ कहाँ पर, तो वो देखेंगे हम। सबसे पहला क्या है, केमिकल्स इन मेडिसिन, ठीक है। तो आप मेडिसिन खा तो लेते हो, एलोपैथिक जितने भी मेडिसिन हैं उनके अंदर क्या रहते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, कॉमन भाषा में, ठीक है। तो इसके अंदर जो रहेंगे केमिकल रहते हैं बेसिकली, ठीक है।
तो एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक केमिकल कौन कौन से हैं, ठीक है। देन ट्रैंकुलाइजर है, एंटीसेप्टिक्स है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, इन्फेक्शन को दूर जो दूर भगा देते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक हमारा पेन किलर टाइप का रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो केमिकल्स हैं जो हमारे मेडिसिन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास, एक तो दवाइयों का आपको मेन मेन बता दिया इसने। उसके बाद आता है केमिकल्स इन फूड। फूड के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, जो हम कॉमनली फूड जो लेते हैं उसके अंदर भी केमिकल्स तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो क्या नेचुरल केमिकल्स हैं या आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, वो आइडिया पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल है तो वो हार्मफुल है तो नहीं कहीं। जैसे मैं बता दूं आपको कि जैसे बहुत लंबे समय तक जो चीज़ें रखते हैं तो उसमें क्या डाल देते हैं, वो केमिकल तो डालते ही है ना, तो हार्मफुल हो सकते हैं एक पर्टिकुलर जो उनके प्रिस्क्राइब्ड जो आपका लेवल है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए वो। देन क्लींजिंग एजेंट्स, ठीक है, क्लींजिंग एजेंट्स। तो क्लींजिंग एजेंट्स में क्या है, सोप्स हैं आपके पास, ठीक है, और डिटर्जेंट्स हैं। देन हमारे पास क्लींजिंग, ठीक है, एक्शन क्या होता है, क्लींजिंग एक्शन, सफाई करते तो हैं जो सोप या डिटर्जेंट जो साफ करते हैं आपके कपड़ों को या कहीं भी, तो उसमें काम कैसे करते हैं, वो कैसे सफाई कर देते हैं, तो ये सब आपको स्टडी करना है। तो ये लास्ट था हमारा, तो इसके साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है आपका आपका तो फिजिक्स का वीडियो आपको, केमिस्ट्री का हो गया, ये मैथ्स का, बायोलॉजी का, ठीक है, इंग्लिश का, सब वीडियो मिल जाएंगे आपको। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिस्ट है बुक्स की, वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।